Welcome to this class 12th, Unit 6 Optics, Chapter 9 Ray Optics. This is the fourth video of this chapter. In this video, we will discuss about optical instruments, basically simple microscope, compound microscope, astronomical telescope, in both conditions normal adjustment and when the image formed at least distance of clear vision, Newtonian telescope, Cassegrain telescope, comparison between reflector and refracting telescopes, and in last we will discuss about resolving power of microscope and telescope. So this is the last video of ray optics theory वाइज. इसके बाद हमारा थ्योरी पार्ट रे ऑप्टिक्स का कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. इसके पहले हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा, डिस्पर्सन पढ़ा, स्कैटरिंग पढ़ा, और इन सब के बाद हमारे पास आ गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. एनसीईआरटी में इसमें ह्यूमन आई भी है, जो कि सिलेबस से कट ऑफ कर दिया गया था, और ये 10th के वीडियोज़ में आपको मिल सकता है इन डिटेल, जिसमें आपको डिफेक्ट्स ऑफ आई एंड द करेक्शंस दिए हुए हैं. आज का जो हमारा मेन वीडियो है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, आज से कंपाउंड की ज़रूरत क्यों पड़ी, सिंपल से ही काम चल जाता, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है, फिर क्या केसेस है, और रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग में क्या डिफरेंस वो देखेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है. सिंपल माइक्रोस्कोप कोई नया लेंस, कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं, इट इज जस्ट सिंपल कॉन्वेक्स लेंस. एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए. कम फोकल लेंथ करने के लिए लेंस को शायद थिक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम फोकल लेंथ बढ़ाएंगे तो शायद वो लेंस थिक हो जाएगा, और अगर हम फोकल लेंथ कम करेंगे तो लेंस थिन होता जाएगा. अगर हम एक लेंस को बीच से कट देते हैं, कट कर देते हैं, तो उसकी शायद फोकल लेंथ डबल हो जाती है. तो थिन लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, थिक लेंस की फोकल लेंथ कम होती है. तो इस केस में हमें यहाँ पे ऐसा लेंस लेना है जिसकी फोकल लेंथ कम हो. क्यों होगी वो भी हम फॉर्मूले वाइज डिस्कस करेंगे. और उस केस में फोकल लेंथ कम होने के बाद भी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है. ये कॉन्वेक्स लेंस में हमने 10th में 6 केसेस पढ़े थे. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, बियॉन्ड 2f हो, 2f हो, f और 2f के बीच में हो, f पे हो, और लास्ट वाला जो केस था वो यहाँ पे फॉलो होगा जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो. ये एफ ई फोकल लेंथ ऑफ फोकस पॉइंट ऑफ आई पीस, और ओ इज द ऑब्जेक्टिव. तो जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो तब क्या होता है, तब वर्चुअल इमेज बनती है. वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज कैसे बनती है, एक रे पैरेलल गई, ये फोकस से चली जाएगी, दूसरी रे हमने जस्ट ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी, ये दोनों रे डाइवर्जिंग है, ये कभी मिलेंगे नहीं. तो फिर इनको जो हमने पीछे एक्सटेंड किया तो ये हमें किसी एक पॉइंट पे मिलते हुए नजर आई. तो जहाँ पे मिलते हुए नजर आएंगी वहाँ पे इसकी वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज बनेगी. ये जो इमेज होगी ये इससे बड़ी होगी. तो दिस इज, इसका पर्पज सॉल्व हो गया. माइक्रोस्कोप का काम ही क्या था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना, टू एनलार्ज व्यू, किसी भी ऑब्जेक्ट का व्यू, छोटी सी चीज को बड़ा करके देखना, दिस इज माइक्रोस्कोप. तो सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको हम रीडिंग लेंस भी बोलते हैं, उसमें इसका यूज होता है. अब इसमें हमारे पास मैग्निफिकेशन के लिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे. नाउ मैग्निफिकेशन पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन दोनों एक ही वर्ड है. मैग्निफिकेशन मीन्स ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखा पा रहा है. तो एंगुलर मैग्निफिकेशन is the ratio of angle subtended by final image at the eye to the angle subtended by object when they are seen or placed at same distance of least distance of clear vision. मतलब object ratio of angle subtended by final image to the angle subtended by object seen directly. दोनों दो के बीच का एंगल है, एक तो इमेज का और एक ऑब्जेक्ट का, लेकिन दोनों कहाँ रखे हो, व्हेन दे आर केप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन. तो जो एंगल बनाएंगे दैट इज कॉल्ड अल्फा एंड बीटा, और उन दोनों का रेशियो दैट इज कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन. सो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर हमने डी मानी है, जो क्लियर विजन है, यहाँ से लेंस से डिस्टेंस डी. तो जब डी पे लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज बन रही तो दैट इज ए डैश बी डैश. इससे जो एंगल इंसिडेंस हो रहा है ये अल्फा बीटा हो रहा है, और जो उसी जगह पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें देन इट इज सपोज टू बी ए बी डबल डैश, तब ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है अल्फा है. तो एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा. अब अल्फा और बीटा छोटे छोटे एंगल है तो उनको टेन अल्फा और टेन बीटा मान सकते हैं. नाउ एम इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा. तो टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू चाहिए, सो हमने ले लिया ट्रायंगल ओ ए डैश बी डबल एस, ओ ए डैश बी डबल डैश. इसमें हमें मिलेगा टेन अल्फा.
तो tan अल्फा इक्वल टू आ गया परपेंडिकुलर ऑन बेस, तो ए डैश बी डबल डैश अपॉन ओ ए डैश। ना दूसरा ट्रायंगल ले लिया हमने ओ ए पी, ये छोटा सा ट्रायंगल, इसमें हमें बीटा में जाएगा, tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स ए बी अपॉन बेस मीन्स ओ ए। नाउ m इक्वल टू बी tan बीटा अपॉन tan अल्फा में वैल्यू रख दी, तो इसमें से ए बी और ए डबल डैश बी डबल डैश दोनों इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज है, ए बी भी वही है और ए डैश बी डबल डैश भी वही है, तो दोनों कट जाएंगे और ओ ए ऊपर पहुंच जाएगा ओ ए डैश और ओ ए नीचे आ जाएगा क्योंकि अपॉन में है। m इक्वल टू ओ ए डैश अपॉन ओ ए डैश जो है ओ से लेके ए डैश तक की ये वैल्यू है वी ई, और ओ ए जो है वो है इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यू ई, दोनों माइनस के तो कट जाएंगे, तो m इक्वल टू ई अपॉन यू ई। अब इसको सॉल्व करना है हमें, हमने ले लिया लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f लेंस इक्वेशन। अब अगर ये फोकल लेंथ आई पीस मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे, तो एफ ई मान लिया, तो 1/f ई इक्वल टू आ जाएगा 1/ve माइनस 1/ue। हमने इसमें 1/ve एफ ई सफिक्स लगा दिया हमने। अब 1/u इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 1/u इस साइड आएगा, 1/f इस साइड चला जाएगा, तो 1/u इक्वल टू 1/ve माइनस 1/f। हमें चाहिए वी अपॉन यू ई, तो वी का हमने पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी अपॉन यू ई इक्वल टू वी अपॉन वी वन हो गया माइनस वी अपॉन एफ ई आ गया। अब जो वी ई है वो माइनस डी के इक्वल टू है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास आ गया एम ई इक्वल टू वन, वी अपॉन यू ई को आप एम लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन पावर है, तो एम इक्वल टू आ गया 1 + डी अपॉन एफ ई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, को आपको याद रखना है। और अगर इसमें लीस्ट डिस्टेंस की यहाँ पे इनफाइनाइट मान लिया जाए या क्लियर विजन मान लिया जाए, दैट इट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट, देन वन यहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा कहाँ इमेज कहाँ बनाएगा, डी पे बनाएगा। क्यों, कब क्यों बनाएगा, क्योंकि जब फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट होगा, जब फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट होगा तब इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, तो ये हो जाएगा एफ ई, और इन्फिनिटी की इमेज के लिए हम क्या डिस्टेंस देते हैं, तब भी हम डी मानते हैं, तो डी अपॉन एफ ई। तो ये हो गया डेरिवेशन। अब मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूला आया m इक्वल टू 1 + डी अपॉन एफ ई, इसको आपको याद रखना। नाउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में ऐसा क्या हो गया कि हमें कंपाउंड लेना पड़ा, तो यहाँ पे आया 1 + डी अपॉन एफ ई। अगर आप फोकल लेंथ कम करोगे तो मैग्निफिकेशन बढ़ेगी, फोकल लेंथ कम करोगे मतलब लेंस क्या होता जाएगा, थिक होता जाएगा, और लेंस अगर ज़्यादा थिक हो गया तो फिर वो उतना अच्छा, उसमें बहुत सारे एब्रीवेशंस आने लगेंगे, पेरिकल क्रोमेटिक स्पॉट बनाने लगेगा, बीच में रिफ्रैक्टिव सेम नहीं होगा, तो एक लिमिट से ज़्यादा आप फोकल लेंथ कम नहीं कर सकते हो, तो फोकल लेंथ एक लिमिट से ज़्यादा कम नहीं हो सकती, तो मैग्निफिकेशन एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ नहीं सकती है, तो फिर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की ज़रूरत पड़ी, और फिर हम लेके आए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये डायग्राम एग्जाम में आ जाता है बहुत बार, डायग्राम को हम समझते हैं। इसमें हमारे पास दो लेंस रहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, पहला ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास रखा होगा, दूसरा आई पीस, इसका अपर्चर ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हम इमेज देख रहे हैं उसको हमें बड़ा व्यू देखना है, उसको मैग्नीफाइड व्यू देखना है। तो ये ऑब्जेक्टिव का ऑप्टिकल सेंटर और ये आई पीस ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑब्जेक्टिव लेंस और ये आई पीस। अब इसके हमने फोकस मान लिए एफ ओ टू एफ ओ एफ ओ टू एफ, और ये फोकल लेंथ हो गई इसकी एफ ओ, और इसका फोकल लेंथ हमने एफ ई टू एफ ई मान लिया। अब ऑब्जेक्ट हमने रखा है यहाँ पे एफ ओ और टू एफ ओ के बीच में ऑब्जेक्टिव लेंस के पास, तो सीधा सीधा क्या होगा, ये इमेज बनेगी बियॉन्ड टू एफ, टू एफ के बाद बनेगी और बड़ी बनेगी। अब ये इमेज इस वाले लेंस के केस में दो जगह पे हो सकती है, या तो ये एफ ई बन जाए इस आई पीस के फोकस पे, तो फिर तो ये इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी, दैट इज कॉल्ड लीस्ट, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट, या फिर ये इमेज ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बने, जैसा कि इस डायग्राम में बन रही है, ये इमेज बन रही है ऑप्टिकल सेंटर और आई पीस की फोकल लेंथ के बीच में। अगर ऐसा होगा तो फिर ये वही सिक्स्थ केस हो गया कॉन्वेक्स लेंस का, तब इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी, और ये इमेज कहाँ बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे। अब इसकी और लेबलिंग है, तो अगर हम मान लेते कि यहीं पे अगर ऑब्जेक्ट रखा होता तो उसका एंगल अल्फा होता, और जहाँ पे इमेज बन रही है वहाँ का एंगल क्या है, बीटा, बीटा पर अल्फा हम निकाल लेंगे। ये यू ओ हो गई डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, ये वी ओ हो गई यहाँ से लेके इस इमेज की, और यहाँ से जो बाकी इमेज डिस्टेंस बची है यू ई होगी,
और ये डी हो गई, चारों डिस्टेंस हो गई यूओ वीओ, और ये यहाँ से जो बची रह गई दिस डिस्टेंस, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस लेते तो ये यू ई होगी, और ये माइनस यू ई भी लिख सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव साइन। और ये पूरी ट्यूब जिसके कोएक्सियल ट्यूब है, जिसके एक साइड कॉन्वेक्स लेंस का ऑब्जेक्टिव छोटा वाला लेंस लगा हुआ है और दूसरी साइड बड़ा अपर्चर वाला लेंस लगा है, इसको लेंथ ऑफ ट्यूब। अब इसके बाद डेरिवेटिव, magnification power same, angle subtended by image to the angle subtended by object when they kept at least distance of clear vision, तो बीटा अपॉन अल्फा, फिर से स्मॉल मान लिया तो टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा हो जाएगा। अब टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यू निकाल ली है, तो यहाँ पे हम ऐसे लेंगे जिसमें दोनों में कोई एक वैल्यू कॉमन रहे, तो हम यहाँ पे जो ट्रायंगल ले रहे हैं ओ ई, तो हम ओ मान लेते हैं ओ ए डबल डैश बी डबल डैश, और ओ ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश। बी ट्रिपल डैश वो पॉइंट माना कि अगर ऑब्जेक्ट इसी डिस्टेंस पर रखा होगा तो कितना एंगल बनाता। ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसको हम यहाँ पर रखते तो ये कितना एंगल बनाता, दैट इज अल्फा, और यहाँ पे इमेज बन रही है तो कितना एंगल बनाए, दैट इज। तो हम दो ट्रायंगल लेंगे ओ ए डबल डैश बी डबल डैश जिससे हम टेन बीटा निकालेंगे, और ओ ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश जिससे हम टेन अल्फा निकालेंगे। तो ओ ए डबल डैश बी डबल डैश में टेन बीटा इक्वल टू आ गया परपेंडिकुलर ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बेस ओ ए डबल डैश, और टेन बीटा के लिए ओ ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश में टेन अल्फा इक्वल टू आ गया ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश, ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया ए डबल डैश ओ। और अब हम डिवाइड कर देते हैं, तो टेन बीटा मतलब ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ओ ए डबल डैश, और ये रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ओ ए डबल डैश अपॉन ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश। अब इसमें से ओ ए डबल डैश कट जाएगा, हमारे पास बचा रहेगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। अब इसमें हम एक काम करते हैं, ए डैश बी डैश का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कर सकते हैं, और फिर इसको ए डबल डैश ए डैश बी डैश को हम इसे यहाँ क्रॉस कर दिए, इसके प्लेस एक्सचेंज कर दिए। अब ये जो बना ए डबल डैश बी डबल डैश, ये इमेज है आई पीस के लिए, और उसके लिए ऑब्जेक्ट था ए डैश बी डैश, तो ये एम ई हो गया, एच डैश अपॉन एम ने पढ़ा है एम का, तो एम ई हो गया। और ये ए डैश बी डैश जो है ये इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, और इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या था ए बी, तो एम ओ हो गया, ए डैश बी डैश अपॉन एम ए बी, तो एम ओ इंटू एम ई हमने पढ़ा भी था, एम इक्वल टू एम वन इंटू एम टू इंटू एम थ्री, तो यहाँ मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो रही है, तो एम ओ इंटू एम ई। अब एम ओ इंटू एम ई में एम ओ की वैल्यू तो सीधी सीधी आ जाती है वी ओ अपॉन यू ओ। अब एम ई की वैल्यू चाहिए हमें, तो एम ई की वैल्यू अगर हम जो हमने पहले किया था सिंपल माइक्रोस्कोप वही वाले स्टेप्स पूरे यहाँ पे भी फॉलो करने हैं, वही पूरा स्टेप्स फॉलो करना है, और आपके पास आंसर आ जाएगा वन प्लस डी एफ, सेम टू सेम करना है, तो हमारे पास आंसर बचेगा वी ओ अपॉन यू ओ वन प्लस डी एफ ई। और वी ओ अप्रॉक्सीमेटली एफ ओ के इक्वल टू होता है, और यू ओ अप्रॉक्सीमेट एफ ओ के इक्वल टू होता है यू ओ, ये एफ ओ के आसपास ही रहता है, और वी ओ है ये मैक्सिमम लेंथ के अप्रॉक्सीमेट ही रहता है, थोड़ा बहुत ही गैप रहता है एफ ई का, तो एल अपॉन एफ ओ भी लिख सकते हैं वन प्लस डी अपॉन एफ, तो जो फॉर्मूला याद रखना है दैट इज एल अपॉन एफ ओ वन प्लस डी अपॉन एफ ई। तो माइनस का साइन है ये इसके इनवर्स नेचर की वजह, और अगर इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन की जगह अगर हम इन्फिनिटी नॉर्मल एडजस्टमेंट में बना दें तो वन फिर गायब हो जाएगा, दैट इज एल अपॉन एफ ओ वन प्लस डी, वन प्लस गायब हो गया तो डी एफ ई। नाउ टेलीस्कोप, सेकेंड डिवाइस। माइक्रोस्कोप का काम था छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखना, टेलीस्कोप का काम है दूर की चीज़ों को देखना। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या अंतर है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में सीधी इमेज बनती है, इसमें इन्वर्टेड इमेज बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी कोई सर्टेन इमेज तो सर्टेन साइज नहीं होती है, तो इसमें इन्वर्टेड इमेज बनने के बाद भी हम इससे काम चला सकते हैं। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप सबसे पहले रिफ्रैक्टिंग वाला दिख रहा है, दो लेंस ले लिए, इसमें देखो ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा है, उसमें माइक्रोस्कोप में आई पीस बड़ा था, तो अगर हम बोलें क्यों बड़ा है, क्योंकि जो रेज आ रहे हैं इन्फिनिटी से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से रेज आ रहे हैं वो बहुत वीक होंगे, तो अगर हम यहाँ अपर्चर बढ़ा लेंगे तो लार्ज गैदरिंग पावर रहेगी, और लार्ज गैदरिंग पावर रहेगी तो इमेज इंटेंस बनेगी। तो टेलीस्कोप में अपर्चर बड़ा क्यों लेते हैं ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि रेज दूर से आ रही हैं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो लार्ज गैदरिंग पावर रहेगी तो इमेज इंटेंस बनेगी। और माइक्रोस्कोप में बड़ा अपर्चर क्यों लेते हैं आई पीस का,
आईपीस बढ़ा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जो व्यू बनता है वो छोटी-सी इमेज का मैग्नीफाइंग व्यू होता है, तो हमें ज़्यादा देखने का व्यू एरिया मिले, तो हम आईपीस बढ़ा लें। ठीक है, अगर हम उल्टा कर दें तो दोनों रिवर्स नहीं हो जाएँगे, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप जैसा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एफओ और एफई के डिफरेंट वहाँ पे रिले अब इन्फिनिटी से रेज़ आ रही हैं, तो फोकस पे मिलेगी, क्लियर है। ये इसका एफओ हो गया और अगर यही इसका एफई हो गया, मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे भी आ गया, तो फिर तो ये रेज़ फिर इन्फिनिटी पे चली जाएँगी। कॉल्ड व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। मतलब सिंपल सा फॉर्मूला वीओ अपॉन यू अगर हम करेंगे तो एफ अपॉन एफ ही आ जाएगा। और ये डिस्टेंस ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब एल इक्वल टू प्लस एफ ही। एंगल अल्फा, एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, और एंगल फॉर्म बाय इमेज। अब अगर हम बीटा अपॉन अल्फा सेम टू सेम निकालेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम फॉर्मूला रहेंगे। नाउ टेरेस्ट्रियल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इस डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन के लिए। अब यहाँ पे जो इमेज बनेगी, ये इमेज एफ ई और पी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। तो अब ये इन्फिनिटी पे नहीं बनेगी, अब इसके लिए वर्चुअल इमेज ड्रॉ होगी, वर्चुअल इमेज बन गई। अब इसमें फिर से आप अल्फा बीटा और यू ई डी दोनों आ जाएंगे, लिस्ट क्लियर विजन भी आ गया, अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो टेन अल्फा और टेन बीटा लोगे, तो इसमें ट्रायंगल तो एक ही मिल रहा है, एक ही नॉर्मल मिल रहा है, आई एफ ओ। और पी ओ के साथ ले लोगे तो टेन अल्फा मिल जाएगा, और आई एफ ओ को पी ई के साथ ले लोगे तो टेन बीटा मिल जाएगा। तो दोनों का डिवाइड कर दोगे, तो टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा करेंगे हम यहाँ पे, तभी में एक ही हो रहा है, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। और टेन बीटा मतलब एफ ओ आई अपॉन एफ ओ पी ई, और टेन अल्फा मीन्स एफ ओ पी ओ, एफ ओ क्या होगा यहाँ पे, एफ ओ आई अपॉन एफ ओ पी ओ। ये रेसिप्रोकेट होंगे, तो एफ ओ आई कट जाएगा, बचेगा एफ ओ पी ओ अपॉन एफ ओ पी ई। तो एफ ओ पी क्या है यहाँ पे, एफ ओ पी ओ, दिस इज एफ ओ। और एफ ओ पी ई क्या है, दिस इज यू ई, ऑब्जेक्ट टू लेंस, ऑब्जेक्ट टू डिस्टेंस। अब इसके बाद वन अपॉन यू ई को सॉल्व करना है, तो वन अपॉन यू ई को वही फॉर्मूला माइनस डी माइनस वन अपॉन माइनस यू ई इक्वल टू माइनस एफ ई। तो वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ ई प्लस डी। और अगर हम इसको वी के फॉर्म में लिया तो एफ ओ अपॉन एफ ई वन प्लस डी, एफ ई अपॉन डी है, क्योंकि एफ ई ऊपर, एफ ओ अपॉन डी वन प्लस एफ अपॉन। और अगर इन्फिनिटी पे बन रही होगी इमेज, गायब हो जाएगा वहाँ से। न्यूटोनियन टेलीस्कोप, दैट इज अ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग में एक फ़ायदा है कि इमेज एब्जॉर्ब नहीं करती कोई भी लाइट को, तो इमेज इंटेंस बनती है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। ये न्यूटोनियन टेलीस्कोप हो गया, रेज इन्फिनिटी से आई, एक कॉनकेव मिरर रखा हुआ था, इस मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट हुई और इसके फोकस से जस्ट पहले हमने एक प्लेन मिरर रख दिया, तो उसने इनको रिफ्लेक्ट कर दिया और यहाँ से आई पीस के थ्रू आई के पास। दैट इज न्यूटोनियन टेलीस्कोप। इसकी मैग्नीफाइंग पावर भी एफ ओपन। नाउ कैसग्रेन टेलीस्कोप, ये भी आपके लैब बुक में है, सेम टू सेम है, बस इसमें बीच में यहाँ पे है, जहाँ पे न्यूटन ने प्लेन मिरर रखा था, यहाँ पे इसने कॉन्वेक्स मिरर रख दिया, इन्होंने कॉन्वेक्स मिरर रख दिया। रेज पैरेलल आई, एक को एक्सिल बड़ी सी ट्यूब होगी, इसका ये वाला सरफेस कॉनकेव मिरर है, तो इस कॉनकेव मिरर से रेज आई, ये कन्वर्ज हुई, और ये कन्वर्ज होने के बाद फोकस के जस्ट पहले यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर रखा था, तो फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो गई और ये आई पीस। का फ़ायदा ये है कि मिरर है, तो ये कोई भी लाइट को एब्जॉर्व नहीं करता, तो जो इमेज बनती है बहुत इंटेंस बनती है। कंपैरिजन भी है रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग के बीच में। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में एक फ़ायदा है कि इसमें वेदर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेंस पानी से ख़राब नहीं होता है। लेकिन रिफ्लेक्टिंग में तो मिरर यूज़ हो रहे हैं, तो ये वेदर सेंसिटिव है, अगर बारिश होती है तो मिरर ख़राब हो सकते हैं। बाकी सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं रिफ्लेक्ट। इसमें कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती, तो हाई इंटेंस इमेज बनती है। इसकी गैदरिंग पावर भी बड़ी हो, इससे कितना भी बड़ा मिरर बना सकते हो आप। कोई स्फेरिकल एब्रेशंस नहीं होते, क्योंकि लाइट तो रिफ्रैक्ट हो ही नहीं रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मीडियम पार कर ही नहीं रही है। क्रोमेटिक एब्रेशंस भी नहीं होते, कलर वाइज डिफरेंट इमेज भी नहीं बनती, जो कि इसमें चांसेस। और नेक्स्ट टॉपिक रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग मतलब कोई दो चीज़ें बहुत पास पास रखी हों और आप उनको अलग अलग देख पाओ, कितने पास से आप देख सकते हो, तो रिजॉल्विंग पावर।
तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट व्हिच कैन बी जस्ट रिजॉल्व्ड व्हेन दे सीन थ्रू माइक्रोस्कोप। बहुत पास पास ऑब्जेक्ट रखे हैं, बहुत कम डिस्टेंस पे हैं, और आप उसको किसी इंस्ट्रूमेंट से अलग देख सकते हो। और रिजॉल्विंग पावर, हमारी आईज की भी रिजॉल्विंग पावर है, एक लिमिट के बाद हम दोनों चीज़ें एक साथ दिखने लगती हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, दैट्स कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। जो एंगल होगा, रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू 1/d 2 म्यू sin थीटा अपॉन लैम्डा, मतलब ये वेवलेंथ पे भी डिपेंड करती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करती है। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन आ जाएगा, तो लैम्डा अपॉन 2 म्यू sin थीटा। द रेसिप्रोकल ऑफ रिजॉल्विंग पावर इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। नेक्स्ट, इस पे डिपेंड कर रही वेवलेंथ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और एंगल पे, कितना एंगल यहाँ पे हमें मिल पा रहा है। नेक्स्ट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, फिर भी हम कितने टेलीस्कोप से कितने उनको अलग अलग देख सकते हैं। कभी कभी आइस से हमें दो स्टार एक दिखाई देते हैं, जब टेलीस्कोप से देखते हैं तो वहाँ ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है। तो कितने पास के स्टार्स को, कितने दूर के स्टार्स को वो रिजॉल्व करके देख सके, अलग अलग आइडेंटिफाई कर सके। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज डिफाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट whose इमेज आर सीन सेपरेटली, अलग अलग दिखाई दे जाए। तो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला है वो ए अपॉन 1/2 लैम्डा, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो फिर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मिल जाएगी। तो रिजॉल्विंग पावर किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे। वेवलेंथ पे दोनों डिपेंड कर रहे हैं और दोनों रेसिप्रोकल डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन टेलीस्कोप में ए अपर्चर इसका, इसकी डायमीटर, सॉरी डायमीटर पे भी डिपेंड करता है, तो इसलिए हम इसकी डायमीटर बड़ी लेते हैं। जितनी ज़्यादा बड़ी डायमीटर होगी टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस की, उतनी ज़्यादा उसकी रिजॉल्विंग पावर होगी। यही तो हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव लेंस रिजॉल्व माइक्रो टेलीस्कोप का बड़ा होना चाहिए। अगर टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होगा तो उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी, और वेवलेंथ चेंज करने से भी रिजॉल्विंग पावर चेंज होती है।